22 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहने वाले शदीद तनाव और अस्करी तसादुम के बाद अब पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत में हुकूमती और अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल वफूद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की सरबराही में वफ्द अमरीका में भारतीय बयानिया पेश कर रहा है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अभी तक बैरून मुल्क नहीं गया है। ताहम खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। ईरान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय सिफारती वफूद भी दुनिया को भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर कायल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को अवाम में कामयाबी के तौर पर पेश कर सकें और अंदरूनी तनकीद का रुख मोड़कर माजी की तरह सियासी फ़ायदा उठाएं और वोट हासिल करें। नरेंद्र मोदी अवाम में बयानिया बनाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों की तरह डायलॉग्स का सहारा ले रहे हैं, जिससे अपोजिशन उनका मजाक उड़ा रही है, मगर नरेंद्र मोदी नहीं रुक रहे हैं और सवाल उठा रही है अपोजिशन कि नरेंद्र मोदी अपनी तारीफ़ें करने और खुद नुमाई से बाहर निकलकर ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक उठने वाले सवालात का जवाब क्यों नहीं दे देते। आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जलसे से खिताब किया, मगर एक बार फिर अपोजिशन के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ना ही सदर ट्रंप या अमेरिका का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकियां दी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं जो एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता, ख़ासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। और साथ ही भारतीय मीडिया में भी सर्कस लगा हुआ है। भारतीय मीडिया में हुब्बुल वतनी की बहस अब इस हद तक पहुंच गई है कि सियासी जमातों के रहनुमा बाप दादा का हवाला देकर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव पर्सनल नहीं सर। मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं 5 साल का था। के लिए कुछ मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे फालतू बोलने की बात गंदी गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। की बात कहने की बात गंदी आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरे बाप दादा का इतिहास मैंने इनका बाप का फिर से कर रहे हैं। आपने शुरू किया। बीजेपी के प्रवक्ता ने उसने बोला था ऑन एयर कि मोदी देश का बाप है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। क्यों आए उन्होंने पहले मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में। रोज मिलता। सिर्फ यही नहीं, भारत में इंतहा पसंद सोच रखने वाले सहाफ़ी और रिपोर्टर्स बॉलीवुड अदाकारों के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का रवैया ऐसा नहीं था जैसा एक हुब्बुल वतन भारतीय शहरी का होना चाहिए था। और अब इस दबाव से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी तंग आ रहे हैं। सर, बॉलीवुड ने बहुत कुछ बोला है, आप बार बार आप लोग जब बॉलीवुड ने नहीं बोला बोलते गलत बोला, जिनको बोलना है बोले। भारतीय मीडिया की इस हरकतों से बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी महफूज नहीं है। हालिया तनाज़े में जब तुर्की ने पाकिस्तान की हिमायत की तो भारत में तुर्की के बॉयकॉट मुहिम शुरू हो गई और बात यहाँ तक चली गई है कि जो कभी तुर्की गया या जिसने कभी वहाँ तालीम हासिल की या जिसने माजी में ही सही तुर्की में फिल्म बनाई, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी के एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने आमिर खान पर सवाल उठा दिया कि उन्होंने क्यों 2022 में तुर्की में फिल्म बनाई। हालांकि बॉलीवुड में मुतादिद फिल्में तुर्की में बनी हैं। आमिर खान पर तुर्क सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया से माजी में मिलने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि खुद वज़ीर आज़म मोदी गुज़िश्ता 10 बरसों में मुतादिद दफ़ा सदर एर्दोगान से मिल चुके हैं, मगर अर्नब गोस्वामी आमिर खान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी को सबसे बड़ा हुब्बुल वतन कहते हैं वो। There you are, Amir Khan, meeting the Turkish First Lady, Emin Erdogan, during Lal Singh Chadda's shooting, right? Now remember, when you were doing that, Amir, when you were doing that, obviously you knew that this country is against Bharat. Why did you still do that? Why do you pretend, Amir, to be non-political when the fact is that when it comes to taking sides with countries which are against national interest, you're willing to go all out as long as it helps you. Now, Lal Singh Chadda was a flop, and I think one of the reasons it was a flop is because you shot it in Turkey, if that is the case. But I want to know that while you are in India, you say you feel alarmed by the state of India. You suggest that you and your then wife even thought of leaving India. So situations like this, you make these
political statements. When it comes to having tea, dinner, taking pictures with Erdogan, you're very happy. Look at that picture again. It's almost like he's taking a statesman meeting a statesman kind of situation. Show that picture again. आमिर खान पर तनकीद के अलावा तुर्की के बॉयकॉट के मामले पर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में कांग्रेस से मुतालिक भी फेक न्यूज़ चलाई गई, जिस पर रिपब्लिक टीवी को माजरत तक शाया करनी पड़ी है। फेक न्यूज़ तुर्की के बॉयकॉट के तनाजुर में चलाई गई थी। अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए दावा कर दिया कि कांग्रेस का तुर्की में रजिस्टर्ड दफ्तर है और प्रोग्राम में कांग्रेस का दफ्तर करार देते हुए इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की तस्वीर चला दी गई। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammad Yusuf Khan was appointed to lead the extensive operations of the Congress party in Istanbul. प्रोग्राम का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तनकीद हुई कि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात को बदनाम करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने एक झूठी खबर और तस्वीर का सहारा लिया, क्योंकि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर भारतीय सियासी जमात कांग्रेस का दफ्तर नहीं बल्कि कन्वेंशन सेंटर है, जिसको इस्तांबुल की मकामी इंतजामिया चलाती है और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होता है। माजी में भी अर्नब गोस्वामी ये दावा कर चुके हैं कि काबुल में सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पर ISI का दफ्तर है। फिर उनके प्रोग्राम में मेहमान ने बताया कि सेरीना होटल काबुल में तो 2 ही फ्लोर हैं। भारतीय मीडिया की हरकतों की वजह से भारतीय अवाम, यहाँ तक कि भारतीय कॉमेडियन भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म हुआ? बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया। We should be very careful what we believe in these days, right? My parents used to tell me not to watch WWF. They would say it's fake, it's primitive, it incites violence. Now I have to tell them the same about news channels. आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। Identifying fake news should be made part of the curriculum in schools. It's that important. But then the same people write the textbooks also. इसीलिए भारतीय मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अवाम ने पाक भारत तनाज़े के दौरान पुराने IPL मैचेस देखे। भारतीय न्यूज़ मीडिया की व्यूअरशिप में इजाफा नहीं हुआ। तो ये देखिए खबर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टीवी न्यूज से दूरी, वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हफ्ते में भी टीवी न्यूज चैनलों की व्यूअरशिप में खास इजाफा नहीं हुआ। बार्क इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश की बड़ी आबादी IPL से जुड़ी रही। सोचिए वो लोग IPL देखने में ज्यादा मशरूफ थे। 8 मई को IPL का धर्मशाला में चल रहा मैच भारत पाक सैन्य संघर्ष के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बावजूद IPL की व्यूअरशिप में गिरावट नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग न्यूज़ चैनल्स भी क्यों देखें, क्योंकि ये लोग झूठी दिखाने वाले हैं। और यही हुआ भी। सोचिए ऐसे समय पर भी ये लोग व्यूज नहीं ले पाए, व्यूअरशिप नहीं ले पाए, ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह 10:30 बजे हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थीं। तब कोई IPL मैच नहीं चल रहा था। इसके बावजूद हिंदी न्यूज चैनलों को कुल 3,527 AMA ही मिले। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को शाम 5:45 से 6:25 के बीच हुई, जिसमें व्यूअरशिप और गिरकर 2,148 AMA रह गई। अब आप सोचिए कि हिंदी न्यूज चैनल से 2 गुने दर्शक तो IPL के पुराने मैच देख रहे थे। जब IPL रद्द हो गया तो IPL की व्यूअरशिप क्यों नहीं गिरी और इन लोगों की व्यूअरशिप क्यों गिरती चली गई? सोचिए लोग IPL के पुराने जो मैच थे वो तक देखने चले गए, उसकी व्यूअरशिप दुगनी हो गई और इन लोगों को देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है ना, जब एंटरटेनमेंट ही देखना है, क्योंकि न्यूज़ के नाम पे तो एंटरटेनमेंट दिख रहा है, इससे अच्छा जाकर एंटरटेनमेंट ही देख लो। कम से कम जो एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको दिख रहा है वो सच तो दिख रहा है। यहाँ तो सच सब कुछ झूठ है और ये साबित भी हुआ। और फिर बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब कि कुछ नहीं हुआ। तुम सिर्फ एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हो और सिर्फ हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हुए हो। चलते चलिए, देखते चलिए। अगर बोलने लिखने पर इस तरह से FIR होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है? जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? IPL का मैच
मैच देखने के लिए तो जेल में भी इसका इंतजाम किया जा सकता है। वैसे भी लोग युद्ध का कवरेज नहीं देख रहे थे। रिपोर्ट आई है कि तमाम हिंदी चैनलों के दर्शकों की तुलना में उससे ज्यादा 2 गुना लोग क्रिकेट के पुराने मैच देख रहे थे। क्या लोग राष्ट्रवाद का खेल समझने लगे हैं? इसके अलावा भारत में वजीर आजम मोदी पर तनकीद हो रही है कि वो खुद को बहुत बहादुर कहते हैं, मगर सदर ट्रंप को जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनका कोई हामी या पार्टी रहनुमा ट्रंप पर तनकीद कर दे तो नरेंद्र मोदी उस तनकीद से भी घबरा जाते हैं और फौरन ये बयान डिलीट करवा देते हैं। हालिया तनाज़े के दौरान मारूफ भारतीय अदाकारा कंगना रनौत, जो बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने एक्स पर ट्रंप के खिलाफ पोस्ट किया, जो बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने उनसे डिलीट करवा दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट में लिखा था कि ट्रंप अमेरिका का सदर होगा, मगर सबसे ज्यादा महबूब लीडर तो भारतीय वजीर आजम मोदी हैं। ट्रंप बेशक अल्फा मेल होगा, मगर मोदी तमाम अल्फा मेल्स का बाप है। तो क्या सदर ट्रंप मोदी से जलन का शिकार हैं या उन्हें मोदी से कोई इनसिक्योरिटी है? मगर थोड़ी देर बाद कंगना रनौत ने ये पोस्ट डिलीट कर दी और एक और पोस्ट में लिखा कि मुझे बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने फ़ोन किया और कहा कि सदर ट्रंप के हवाले से अपनी ट्वीट डिलीट कर दो। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह से किया। उनके कहने पर मैंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट भी डिलीट कर दी है। और इस बात पर अपोजिशन जमातें मोदी सरकार का मजाक उड़ा रही हैं कि नरेंद्र मोदी में ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत और जरूरत नहीं है। इसी तरह नरेंद्र मोदी की हिमायती हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS पर भी भारत में तनकीद हो रही है। RSS ने महाराष्ट्र में एक रैली निकाली जिसमें RSS के कारकुन डंडे लिए नजर आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस तनकीद कर रही है कि रैली में एक भी भारतीय झंडा नजर नहीं आ रहा है। RSS की रैली का ये मंजर देखिए। इसके अलावा भारत में तनकीद बढ़ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल इक़्तिदार में अमेरिका तक को भारत से दूर कर दिया है और अपने गलत इक़दाम और फैसलों से पाकिस्तान और चीन को मज़ीद करीब कर दिया है। इस वक्त भारतीय हुकूमत ने तमाम जमातों पर मुश्तमिल सिफारती वफूद दुनिया में भेजे हुए हैं। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की क़यादत में वफ़द अमेरिका का दौरा कर रहा है। शशि थरूर जनवरी 2016 में होने वाला पठानकोट वाक़े और उसके बाद होने वाली तहकीकात में पाकिस्तान की शमूलियत का हवाला देते हुए बयानिया बना रहे हैं कि तहकीकात से कुछ हासिल नहीं होगा। But in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. On the 25th of December, he'd attended the birthday celebrations of then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, whose granddaughter's wedding was on the same day. He'd given gifts. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, why don't you join the investigation? Let's solve who's doing this. And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came and they went back to Pakistan and said, oh, the Indians did it to themselves. That was the last straw.